नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, एनीबॉडी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके आता ही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के 20 शानदार सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। चाहे तो आप भी मेरे साथ साथ टेस्ट लगा सकते हैं, और अगर आप 20 में से, ठीक है, 20 में से अगर आप 10 प्लस स्कोर करते हैं तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मणिपुर में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है या कर्नाटक में है। तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। आपको पता होगा दोस्तों, मणिपुर में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील। आपको पता होगा लोकटक झील में स्थित है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर राज्य में स्थित है। और आपको पता है लोकटक झील क्या है? पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, ठीक है। और उसी लोकटक झील में काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर राज्य में। और ये सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। और मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम में बहती है? आपको पता होगा दोस्तों कि भारत की सिर्फ 3 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। ये आपको पता है, भारत का मैप है। तो भारत की 3 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक। कौन कौन सी? एक है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती, और नर्मदा और ताप्ती ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लूनी। लूनी नदी भी दोस्तों याद रखना पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदी हैं, नर्मदा, ताप्ती और लूनी। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चैत्रोल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो चैत्रोल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। चैत्रोल त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसको बसंत महोत्सव भी कहा जाता है। और इस उत्सव में, इस त्योहार में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ढोल रू गीत गाए जाते हैं। कौन से? ढोल रू गीत गाए जाते हैं। और इसे बसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? ठीक है, तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट जो है महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। अच्छा, शांतिवन किसकी है? तो शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू की। वीर भूमि किसकी है? यह है राजीव गांधी की। और चेतरा भूमि किसकी है? यह है आपके किसकी? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। याद रखना, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, राजघाट महात्मा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी और चेतरा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो आपको पता है इन्होंने प्रांत का क्या किया था? एकीकरण किया था, प्रांतों को इकट्ठा करने का काम किया था। इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? ये 2 समिति के अध्यक्ष थे। एक संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति? संघ शक्ति समिति। और एक संघीय संविधान समिति, ठीक है। जहां संघ आएगा वहां पर याद रखना समिति के नाम के पहले संघ आएगा। उस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन संविधान की प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत वर्णित है। आपको पता है दोस्तों, पहले ये जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था,
लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और इसे हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत क्या कर दिया गया, इसे विधिक अधिकार कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये कौन से अधिकार में आता था, मौलिक अधिकार में आया था, लेकिन अब इसे एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान का 5वां भाग जो है, इसमें संघ की बात की गई है। आपको पता होगा संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कई ऑप्शन में 25 भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मूल रूप से 22 ही हैं, ठीक है। याद रखना, वो उपभाग बने हुए हैं। जैसे भाग 4 है, फिर भाग 4A आ गया, ठीक। आपको पता है भाग 2 का संबंध नागरिकता से है, भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है, भाग 4 का संबंध किससे है बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, और भाग 4 में एक और जोड़ा गया भाग 4A, उसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। इस प्रकार से 22 भाग पहले मूल संविधान में थे, लेकिन वर्तमान में जुड़ के कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं हम कि अनुच्छेद कितने थे, तो 395, अभी भी 395 हैं, लेकिन इसमें सब आर्टिकल जुड़ गए हैं और 448 हो गए हैं। इसी प्रकार से याद रखना, संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, याद रखना, अनुसूची हो गई है 12, ठीक है, अनुसूची 12 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में लोकपाल के पहले अध्यक्ष बनते हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में स्थित है, ठीक है, याद रखना। और इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है बताइए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह को भाई साहब लाल ग्रह कहा जाता है। अच्छा, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? याद रखना, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पूछ रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक। और किस देश में स्थित है ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र महाद्वीप जिसमें विषुवत, कर्क एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, आपको पता है 20 से जो रेखा गुजरती है 0 अंश अक्षांश रेखा, उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में जो होती है उसे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। तो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस महाद्वीप को सांपों का महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को सांपों का महाद्वीप कहा जाता है? याद रखना, दक्षिण अमेरिका, इसे सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप भी दक्षिण अमेरिका को ही कहा जाता है। चाहे आप सांप की बात कर लो, चाहे आप पक्षी की बात कर लो, दोनों किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है बताइए? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे ये आपका ग्लोब है, ये विषुवत रेखा बीच से गुजरती है। 2 बार काटने का मतलब ये होता है कि यहाँ से स्टार्ट हुई तो इधर से जाके ऐसा काटती है। एक बार ये काट दी और दूसरी बार ये काट दी, इसको कहते हैं 2 बार काटना। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को काटती है 2 बार
लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है याद रखना, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको पता होगा भारत में माही नदी जो है ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है या विष्णुगुप्त है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त है। याद रखना विष्णुगुप्त किसका नाम था? चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और इसे कौटिल्य के उपनाम से भी जाना जाता था। देखो, चाणक्य के बचपन का नाम पूछे तो विष्णुगुप्त था, इस चीज़ को याद रखना, है ना। और अगर पूछे कि उसका उपनाम क्या था तो उसे कौटिल्य भी कहा जाता था। कौटिल्य का मतलब होता है कुटिल बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला, चाणक्य। ठीक है। अर्थशास्त्र का संबंध किस पुस्तक अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो राजनीति से है, इस बात को याद रखना। पॉलिटी से इसका संबंध है। ये मत सोचना कि अर्थशास्त्र पुस्तक है तो इकोनॉमी से इसका संबंध हो जाएगा, नहीं है, पॉलिटी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है और कौन करते हैं? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। और अगर कभी आपको महादेव गोविंद रानडे का नाम भी मिल जाए तो दोनों ऑप्शन सही होते हैं। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे जी ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आज के ये 20 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके बताना। और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था, तो आपको ये बताना है दोस्तों कि आपको ये बताना है चेत्रा भूमि या चेत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है। जिसने वीडियो ध्यान से देखा होगा कमेंट करके आंसर जरूर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।